सुबह स्टडी पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। वैसे तो इसमें 50 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग 500 से अधिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो भी कैसे, तो लास्ट होते होते आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से। और वित्तीय जो आपातकाल है ये इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 में। और ये किस देश से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका देश से। और कौन लागू करते हैं, लागू करते हैं राष्ट्रपति। संसद द्वारा दोनों सदनों से अगर वित्तीय आपातकाल लागू करना होगा तो संसद द्वारा दोनों सदनों से 2 माह पहले ही अनुमोदन लेना पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद द्वारा दोनों सदनों से 2 माह पहले क्या करना पड़ेगा, तो अनुमोदन लेना पड़ेगा वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए। ये लिया गया अमेरिका से। अनुच्छेद कहेगा तो 360 में है, लागू करते हैं राष्ट्रपति। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं किया जाता है, विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। पहली बार वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कहेगा तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि डाकघर संशोधन बिल रोकने के लिए किए थे, पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। कब, तो 1986 में। और ये पहला सिख राष्ट्रपति थे। और पहला सिख प्रधानमंत्री कहेगा तो मनमोहन सिंह थे। 3 नंबर हो जाएगा, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त विधेयक को 75 दिन के भीतर क्या होना चाहिए, तो प्रभावित हो जाना चाहिए। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितना दिन रोक सकता है, तो ये रोक सकता है 14 दिन तक। वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 117 के फर्स्ट में और अनुच्छेद 117 के द्वितीय में। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में ये पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक को। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, 21 के ए और अनुच्छेद 26। अनुच्छेद जो 14 है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 21 के ए में है प्राथमिक शिक्षा। 14, 21 के ए और 26 अनुच्छेद ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में किसका उल्लेख किया गया है, तो ये जाति, धर्म और जन्म के स्थान पर जो भेदभाव है उसे रोकने के लिए अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलता है। अनुच्छेद ए में कहेगा तो बोलने की स्वतंत्रता, बी में कहेगा 19 के बी में तो शांतिपूर्ण सभा करने का समानता, और सी में कहेगा तो ये आप संगठन बना सकते हैं, इसका स्वतंत्रता है। डी में 19 के डी में है कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। और 19 के ई में क्या है, तो 19 के ई में है कि भारत में आप कहीं निवास कर सकते हैं। और 19 के जी में क्या है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, व्यापार या मतलब जीने के लिए कोई रोजगार कर सकते हैं। और एफ क्या है, एफ जो है 19 के एफ में जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में संपत्ति का अधिकार को अब रख दिया गया है 300 के क में। और अब वो क्या है, तो अब वो विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कहेगा तो धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण का अधिकार प्राप्त किया गया है। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, तो ये हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। तारकुंडे समिति का संबंध कहेगा तो चुनावी सुधार से हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा चुनाव देखरेख से, जिसका गठन 1990 में हुआ था। बोहरा समिति का संबंध हो जाएगा राजनीति अपराध से, और इसका गठन 1993 में हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष पूरे से पहले या 6 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग के गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त या निर्वाचन में कुल कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित? 1 अध्यक्ष होते हैं, 1 यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 होते हैं उनका असिस्टेंट। आगे देखेंगे,
7 नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो नियम तथा आचरण मिलता है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो धर्म क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। सुत पिटक में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र की रचना किए थे अश्व घोष। और ये किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक बनता है। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में है मिलान करना है भूमि और उपयोग से। क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र जो है ये कृषि योग्य भूमि है। वस्तु क्या है? वास्तु है। वास्तु क्या है? तो वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते हैं और कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते हैं। खिल्ले कहते हैं बंजर भूमि को और अपरहत कहते हैं जंगली भूमि को। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चचनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अली अहमद। वित्त विभाग की स्थापना सल्तनत काल में कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। और उसका नाम कहेगा वित्त विभाग में क्या था? तो दीवान ए मुस्तखराज, ये सल्तनत काल का वित्त विभाग था जिसका स्थापना किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखेंगे, कह रहा है कि श्रृंगार पीठ जिसे शिव को समर्पित है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। और मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया गया था? 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो ये दान दिए थे बालपुत्र देव को। देवपाल ओदंतपुरी मठ के भी स्थापना किए थे देवपाल। और वही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो गोपाल किए थे। यहाँ अब से देखिएगा, देवपाल किए थे ओदंतपुरी मठ की स्थापना और गोपाल किए थे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना। पाल वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो कुमार गुप्त करवाए थे। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो कबीर हैं ये सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। कबीर के गुरु कहेगा तो रामानंद थे। बाकी सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य ये तीनों सगुण भक्ति से संबंधित है। इन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। सूरसागर पुस्तक के लेखक कहेगा तो सूरदास हो जाएंगे। चैतन्य प्रभु का जन्म हुआ था 1486 में, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। और ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे अवधी भाषा में। 11 नंबर हो जाएगा, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्ता निम्न में से किसका है? तो ये बोले थे भगत सिंह। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह कहे थे। इनका जन्म हुआ था पंजाब के बंगा गांव में 1907 में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, कहाँ पे? तो कटक उड़ीसा। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत के रचना किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहेगा कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 में भारवा मध्य प्रदेश में। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो ये हो जाएगा बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी के जो संगठन के क्रांतिकारी थे उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिए थे। काकोरी कांड का नाम कहेगा तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हो गया है। और इसका नेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मल थे और इनके साथ अशफाक उल्ला खां थे। और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जान देने वाले प्रथम मुसलमान कहेगा तो अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे, जो कि काकोरी कांड से जुड़े थे। और ये हुआ था काकोरी कांड कब? तो 1925 में। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका गठन हुआ था कानपुर में। और कौन किए थे? चंद्रशेखर आज़ाद 1924 में। और इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन कौन किए थे? तो ये भगत सिंह किए 1928 में दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ पे किए थे। इसमें क्या जुड़ गया है? तो केवल सोशलिस्ट जुड़ गया है। नौजवान सभा के गठन हुआ था 1926 में और ये भी किए थे भगत सिंह ने। आगे देखेंगे, अनुशीलन एक समिति बच रहा है। अनुशीलन जो समिति था ये क्रांतिकारी का समिति था और इसका गठन हुआ था
1927 में कौन किए थे? भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष ये मिलकर किए थे अनुशीलन समिति का गठन 1927 में। आगे देख लेंगे, अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय क्या थे? तो संविधान सभा के जो औपचारिक विचार दिए थे तो ये दिए थे एम.एन. राय। संविधान सभा के औपचारिक विचार दिए थे और अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किए थे एम.एन. राय। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की रचना किए थे 1904 में। आज़ाद दस्ता के कहे का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। 14 नंबर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था 1799 में। ये चौथा जो मैसूर वध हुआ था उसमें। हैदर अली की मृत्यु कहेगा तो 1782 में हुआ था। 1782 में ही सालाबाई की संधि हुआ था, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी कहेगा तो काबुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि पंचशील घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। वर्तमान में कहेगा बर्मा का नाम क्या है? तो म्यांमार हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक ऑप्शन है तिब्बत। तिब्बत जो दलाई लामा है ये तिब्बत के ही थे और इनका फेमस पुस्तक है द लिटिल बुक। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। इनका कार्यकाल कहेगा था 1880 से 84 तक था। और वही दलाई लामा कहाँ के थे? तो दलाई लामा थे तिब्बत के और इनका पुस्तक कहेगा तो द लिटिल बुक हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन लागू किए थे और 1878 में लागू किए थे, जिसे समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल कहेगा तो 1921 से 26 तक हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इस प्रथा को ददनी कहते थे। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत कहेगा किसने किया था? काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किए थे शेरशाह सूरी ने। और दीवान एक खास मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी करवाए थे। दीवान एक खास मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी करवाए थे। और रुपया के सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का भी निर्माण शेरशाह सूरी ही किए थे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो प्रार्थना समाज है इसका गठन 1865 में नहीं हुआ था। प्रार्थना समाज के गठन हुआ था 1867 में। और कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। और कहेगा किसने किया था? आत्मरंग पांडुरंगा ने किया था। और वही सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे ज्योतिबा फूले 1873 में। आर्य समाज की स्थापना हुआ था मुंबई में। कब? तो 1875 ईस्वी में। और किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किए थे 1897 में। और रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे 1898 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किए और रामकृष्ण मठ की स्थापना 1898 में किए थे। और एक आता है कि आर्य कहेगा कि महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये की थी रामाबाई ने। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग मुक्ति लीग के रूप में मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में
22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, और वही मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 में। सीधे कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाए थे। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी पहला व्यक्ति चुने थे विनोबा भावे के, और दूसरा कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुने थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके अगला दिन भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन थे, तो ये थे लियोनस कार्टिस। लियोनस कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता था। और द्वैध प्रणाली कहेगा, द्वैध शासन लागू किसने किया था, द्वैध शासन लागू किए थे लॉर्ड क्लाइव ने। कब, तो 1765 में लागू किए थे पश्चिम बंगाल में, जिसे समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। सहायक संधि का पहला प्रयोग, सहायक संधि का कहेगा पहला प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले किए थे। 21 नंबर हो जाएगा, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण। वही टमाटर का लाल रंग कहेगा तो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग कहेगा तो कैरोटीन के कारण होता है। और ये सब क्या है, तो ये सब वर्णक है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल का तिरिक बिंदु या ताप कितना होता है, यानी कि जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फारेनहाइट में कहेगा तो 12 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 23 नंबर है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जबकि समान त्वरण से जाएगा तब। जब समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो व्यक्ति का अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा कब, जब समान त्वरण से लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलता है प्रकाश की आवृत्ति। और तारतम्य कहेगा किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसके कारण महिला के जो आवाज़ है पतला होता है पुरुष के अपेक्षा। प्रकाश की तीव्रता कहेगा किससे मापते हैं, तो फोटोमीटर से। प्रकाश के चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे हाइगेंस ने। 25 नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। और ठोस का कपूर जो है इसको भी शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एनाफेज क्या है, एनाफेज समसूत्री विभाजन में कार्य करता है। क्रिस्टलीकरण के कारण क्या होता है, तो ये ठोस से अशुद्धि निकालने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, जिसमें कि मिलान करना है। कॉपर सल्फेट क्या है, तो कॉपर सल्फेट एक कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है, तो ये प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है, तो यूरिया उर्वरक है, जिसमें हम खेतों में अपने फसल को बढ़ने के लिए यानी कि वृद्धि करने के लिए देते हैं। और वही मैलाथियन क्या है, तो फंगस नाशी है। यूरिया के सूत्र कहेगा तो NH2CO NH2 हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 46% होता है। उर्वरक क्या है, तो यह उत्पादन को बढ़ाता है। फंगस एक तरफ से कवक है, और कवक क्या है, तो एक कोशिकीय जीव होता है कवक। प्रतिजैविक यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। प्रतिजैविक जीवाणु को नष्ट करने में कार्य करता है, और वही पेनिसिलिन के खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, तो ये होगा एगैरिकस। एगैरिकस जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। बाकी जो राइजोबियम है, एनाबिना है और एजोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के जो जड़ होता है उसमें पाया जाता है। पौधे जो है
पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन के समस्थानिक की संख्या कहेगा तो 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य नहीं है? तो ये पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना, ये मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? तो ये सेरिबेलम का कार्य है। बाकी देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी कहेगा तो मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य है। रक्तदाब किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से। और गैस के दाब कहेगा तो ये मापते हैं मैनोमीटर से। केवल गैस के दाब कहेगा तो मैनोमीटर से मापते हैं, और रक्त दाब कहेगा तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। हृदय के धड़कन किससे ज्ञात करते हैं? तो पेसमेकर से। आगे देख लेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन की कार्यात्मक इकाई होता है सिस्ट्रोन। और जीन कहेगा, जीन कहाँ अवस्थित रहता है? तो जीन अवस्थित रहता है गुणसूत्र में। पहली बार जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन दिए थे। डेट कहेगा तो 1909 में। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई हो जाएगा जीन। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनता है? क्वेश्चन आराम से देखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज है। स्तनधारियों के भ्रूण यानी कि जो विकास के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान जो आरबीसी बनता है, ये बनता है यकृत में। और जनरली जो आरबीसी बनता है तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। लेकिन स्तनधारियों के भ्रूण के विकास के समय जो यकृत जो बनता है रक्त, तो वो बनता है यकृत में। और जनरली बनता है रक्त मानव शरीर में अस्थि मज्जा में। और जो मृत आरबीसी है वो कहाँ पे नष्ट होता है? तो ये भी नष्ट होता है यकृत में। पित्त का निर्माण कहेगा तो यकृत में ही होता है। और पित्त जमा होता है कहाँ पे? तो पित्ताशय में। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ये कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाकी मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में स्थित होता है, जिसका भार कहेगा तो 0.6 ग्राम होता है। थायराइड क्या है? तो थायराइड ये अंतःस्रावित सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। और कैल्सीटोनिन कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड के सी कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखेंगे, 32 नंबर हो जाएगा, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक है? तो ये जो बोरॉन है ये पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक है। पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले किए थे। ऑक्सीजन के खोज प्रिस्टले किए थे। बोरोन के कमी से फूलगोभी का विकास, फूलगोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है ये बोरोन के कमी से होता है। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? नाइट्रोजन पौधे के जड़ में पाया जाता है। कार्बन ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। और वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो जीनॉन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 33 नंबर हो जाएगा, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों किस ऊतक से बनती है? शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां है ये बनी होती है उपकला ऊतक से। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तंत्रिका ऊतक क्या है? तो ये संवेदन को एक भाग से दूसरे भाग में ये ट्रांसफर करता है। पेशी ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में जो गति संभव होता है उसका कारण है पेशी ऊतक। आगे देखेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिंडवाहिनी नलिका को। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को। और गर्भाशय में कहेगा, गर्भाशय में भोजन किसके माध्यम से मिलता है? तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भाशय को भोजन प्राप्त होता है। भ्रूण कहाँ पे विकसित होते हैं? यानी कि भ्रूण विकसित के स्थान कहेगा तो कहाँ पे है? तो अंडाशय। भ्रूण विकसित होते हैं अंडाशय में। और जो सत्य फल का निर्माण होता है ये भी निर्माण होता है अंडाशय से ही। 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? पृथ्वी पर उपस्थित सबसे शुष्क रेगिस्तान कहेगा तो आटाकामा हो जाएगा, जो कि स्थित है दक्षिण अमेरिका में। और सबसे शीत मरुस्थल कहेगा तो गोबी हो जाएगा, और ये मंगोलिया में स्थित है।
मोजवे रेगिस्तान कहाँ पे है? मोजवे रेगिस्तान है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहेगा तो कालाहारी हो जाएगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलग करता है सिंगापुर और मलेशिया को। बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। जापान को पित्त आतंक का देश कहा जाता है। पहली बार जनगणना, विश्व में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो स्वीडन देश में हुआ था। 37 नंबर हो जाएगा। इरुला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इरुला जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। और एक आता है बोडो, बोडो जनजाति असम में पाई जाती है और टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर। नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। और कोया जो जनजाति है ये तेलंगाना के प्रसिद्ध जनजाति है, यानी कि प्रमुख या प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। 38 नंबर है। नाजाका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है मरियाना ट्रेंच। और ये दुनिया के सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। दुनिया के सबसे गहरा महासागरीय गर्त कहेगा तो मरियाना ट्रेंच हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। 39 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय। जो जीआई टैग दिया जाता है ये एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, जो कि पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग की चाय का। कब? तो 2004 में। और बिहार के किस फसल को दिया गया है? तो सिलवा खाजा को और शाही लीची को। और बासमती चावल को मिला है पंजाब के बासमती चावल को। मालाबार कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया था 2008 में। पहला उत्पाद भारत के जीआई टैग हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय, जिसे दिया गया 2004 में एक्ट 1999 में। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक हेमाटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। हेमाटाइट क्या है? तो ये लोहा का अयस्क है, जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन और सबसे अच्छा कहेगा लोहा का अयस्क कौन सा है? जो कि मैग्नेटाइट है। इसका सूत्र होता है Fe3O4। और वही हेमाटाइट के सूत्र कहेगा तो Fe2O3 होता है। कर्नाटक में जो कोलार है, कोलार की खान, इस पर KGF मूवी बना है। तो कोलार के जो खान है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडी जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 41 नंबर देखेंगे। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो भारत में विंध्यन पठार में हीरा पाया जाता है। भारत में स्थित विंध्यन चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। और जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अलग करता है। विंध्याचल पर्वत भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है। धारवाड़ की पठार कहाँ पे स्थित है? धारवाड़ की पठार स्थित है कर्नाटक में। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। यह क्या है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। वर्ग संघर्ष क्या है? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिए थे और ये जर्मनी के थे। और इनका पुस्तक के नाम हो जाएगा दास कैपिटल। और इन्होंने ही नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स ही नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। आगे देखेंगे 43 नंबर। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा। और पंचमढ़ी भी सतपुड़ा की ही ऊंची चोटी है, लेकिन सर्वाधिक ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। गुरु शिखर किसका ऊंचे चोटी है? तो ये अरावली का ऊंचे चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कहेगा तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
और नवीन पर्वत कहेगा तो हिमालय हो जाएगा, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। 44 नंबर देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, और यंग हिल्टन समिति का गठन हुआ था 1926 में। विलियम एकवर्थ समिति के तहत जो बजट है, जो रेलवे बजट है, वो आम बजट से अलग किया गया था। विलियम एकवर्थ समिति के तहत रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1921 में, और विवेक देवराय समिति के तहत रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया 2016-17 में। अलग किया गया था एकवर्थ कमेटी के तहत 1921 में, और मिलाया गया विवेक देवराय कमेटी के तहत 2016-17 में। मैकाले समिति का कहेगा संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन 1931 में हुआ था। आरबीआई के गठन हुआ था एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और जब स्थापना हुआ था उस समय इसका पूंजी कहेगा कितना था? तो 5 करोड़ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, उप गवर्नर केजी उदेसी, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा आयकर से। आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, बाकी जो है सेवा कर, उत्पाद कर और विक्रय कर, ये तीनों क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कहेगा तो रेखी समिति हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति हो जाएगा वांचू समिति। 47 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये गुजरात के कंडाला बंदरगाह है, यहाँ पर किया गया था। कंडाला ये ज्वारीय बंदरगाह है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहेगा तो स्थित है दिल्ली में। रासायनिक हो जाएगा पुणे। आगे देखेंगे इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, गठन 1969 में हुआ था। 48 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जो यूएनए के सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी देशों में हो जाएगा ABRFC, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो जर्मनी इसमें नहीं हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश 5 अस्थायी देश हैं, और इसका अस्थायी देश कहेगा तो 10 होता है, और अस्थायी देशों के कार्यकाल कहेगा तो 2 वर्ष का होता है। 49 नंबर हो जाएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मुखौटा नृत्य का संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। मुखौटा नृत्य शैली का प्रयोग किस में करते हैं? तो कथकली में। ये दोनों अलग क्वेश्चन है। मुखौटा नृत्य का संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, और मुखौटा जो नृत्य है ये शैली का प्रयोग करते हैं कथकली में, और कथकली नृत्य है केरल राज्य का। लाहो नृत्य हो जाएगा मेघालय का, बिहू हो जाएगा असम का, और यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है बताना है। कौन सा है बताना है? तो इसका ट्रिक होता है जूस GF का, यानी कि जूस गर्लफ्रेंड का। J से हो जाएगा जापान, U से US यानी कि अमेरिका, I से हो जाएगा यहाँ पर दिया गया इटली, उसके बाद C से हो जाएगा कनाडा, E से इंग्लैंड, G से हो जाएगा जर्मनी, F से फ्रांस। ये G7 का 7 सदस्य देश हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था कौन सा है इसमें? तो इसमें इटली है। रक्त का वर्षा कहाँ पे होता है? तो इटली के रोम में होता है। सांपों का देश कहते हैं किसे? तो ब्राज़ील के। जो पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे देखेंगे कुछ वन लाइन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है द्वितीय अनुसूची में। और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है, जो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रक का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है पांचवी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। ये हो जाएगा एटीएम मिजोरम, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जो कि छठी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, तो ये तीनों सूची का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में कहेगा वर्तमान में 61 विषय है, पहले 66 था। और समवर्ती सूची में 52 विषय है, और समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है 8वीं अनुसूची में। पहले इसमें कितना भाषा था, तो 14 था। और उसके बाद 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाल, मणिपुर और कोंकणी भाषा को नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसका ट्रिक हो जाएगा नमक। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था नमक, जिसका ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडोमस यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली यानी कि 4 भाषा जोड़ा गया 2003 में। 52वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली, मैथिली और संथाली। और यहाँ से 1 और यहाँ से 3, ये हो गया 4 और 4 यहाँ से, टोटल 8 भाषा जोड़ा गया था बाद में। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 है। आगे देखेंगे राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन 1985 में। पंचायती राज संस्थानों का कार्य हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, और ये अनुच्छेद 243 के जी तक है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं, तो ये 12वीं अनुसूची में। कहने का नाम ये कि पंचायती राज का उल्लेख मिलता है 11वां अनुसूची में, और वही नगरपालिका कहेगा तो 12वां अनुसूची में, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू तक। आगे देखेंगे भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ हैं, उनका त्याग पत्र, यानी कि शपथ कौन दिलाता है और किसको ये त्याग पत्र देंगे। राष्ट्रपति के शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अपना त्याग पत्र देंगे। उपराष्ट्रपति के शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री के शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल के शपथ कौन दिलवाते हैं, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, और ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल, और ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे। राष्ट्रपति का अब कहेगा कि मासिक वेतन है 5 लाख, उपराष्ट्रपति के कहेगा तो 4 लाख, राज्यपाल के हो जाएगा 3.5 लाख, और वही लोकसभा के कहेगा अध्यक्ष के तो हो जाएगा 4 लाख, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहेगा तो 2.5 लाख। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,
कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप अगर किसी ग्रुप से जुड़े हैं पढ़ने वाला तो वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक तो मैंने शेयर करने के लिए नहीं बोला था। इस वीडियो अच्छा बना है तो इसको शेयर कर दीजिए जो पढ़ाई वाला ग्रुप होगा। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।